वेलकम टू ओनो स्टडी। आपका ओनो स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए थोड़ा सा आज चर्चा करते हैं। ये क्लास 2 होने वाली है। आप लोगों की कौन सी वाली क्लास होने वाली है? क्लास 2 होने वाली है, जो कि हमारी सीरीज चल रही है, जो कि अभी फिलहाल में हमारी सीरीज चल रही है। कौन सी वाली? जो कि हमारे रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर आने वाला है, एनटीपीसी के CBT 2 आने वाला है, SSC GD और MTS का जो पेपर चला है उसके लिए। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोगों को पता है जो भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो कि हम डायरेक्ट जो जिस तरह से बोलते हैं ना RRB की साइड से लिया गया, ये आप लोगों की क्वेश्चन आईडी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें आंसर आईडी वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं किस पे, कि आज की क्लास में होने क्या वाला है। आज की क्लास में अगर बातचीत करें होने क्या वाला है, आज की क्लास में आप लोगों को फिर से रीजनिंग के मल्टीपल क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए तो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इन चीज़ों को लेके, ठीक है। आइएगा, सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चंस में क्या होगा, ये वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया था? सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कभी भी आपको दर्पण या जल प्रतिबिंब, दो चीज़ें दिखी गई। निम्न चित्र के लिए दर्पण या दर्पण बिंब का चयन करें, यानी कि दर्पण है जो कि ऐसे नीचे रखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर दर्पण का कोई क्वेश्चन आता है, चाहे दर्पण इधर साइड रखा हो, चाहे दर्पण इधर साइड में रखा हो, चाहे दर्पण नीचे रखा हो, चाहे दर्पण ऊपर रखा हो, दर्पण आप लोगों को चाहे कहीं भी हो, आपको दर्पण को दर्पण मानना है। देन आफ्टर दैट अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। जो चीज़ पास में होगी, जो चीज़ पास में होगी दर्पण के, वो पास में ही आएगी पलट के, दर्पण के इस पार भी, वो दूर नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जिस तरह से मैंने ये लाइन विड्रॉ की, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने नीचे इसमें एक दर्पण बना दिया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बेसिक से समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस पे मैंने इधर साइड में क्या किया सर, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, और ऐसे नहीं, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं हम। ऐसे करके ये किया, ये करके ये कर दिया, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या किया, इसमें दो डब्बे बना दिए ताकि आप लोग समझ आसानी से पाएँ, ठीक है ना। दो डब्बे बना दिए, इसमें मैंने बना दिया आपका चंदा मामा या सूरज मामा, चाचा देख लीजिए आपको जो सूटेबल लगे उस हिसाब से। ये मैंने बना दिया आपके सूरज मामा, ठीक है ना। सूरज मामा नहीं बोलते, सूरज चाचा बोल सकते हैं। तो अगर नीचे इसका मैं वो देखता हूँ क्या, दर्पण प्रतिबिंब देखता हूँ, तो आप लोगों को पता होगा ये जो दर्पण मामा कहाँ है, इसके सबसे नज़दीक है, किसके? दर्पण के। यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे? सूरज मामा आ जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे भी सबसे पहले आप लोगों का पहले उसमें आप लोग सूरज ही बनाएंगे, ठीक है ना। जिसे आप सूर्य भगवान भी बोलते हैं, सूरज ही बनाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में नीचे वाला आप खाली छोड़ देंगे। ये हो गया आपका दर्पण प्रतिबिंब का फॉर्मेट, चाहे वो नीचे पूछे चाहे वो ऊपर पूछे। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक और बना देता हूँ, ये एक आप लोगों का दर्पण हो गया। ये यहाँ पे मैंने एक फिगर बना दिया आप लोगों के लिए, ऐसे करके इसमें दो डब्बे बना दिए, यहाँ पे लिख दिया मैंने P, ठीक है। और यहाँ पे इसका दर्पण प्रतिबिंब जब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो आप लोग देखेंगे कि पहला इसके पास में जो पहला वाला फिगर है, जो पहला वाला फिगर है वो खाली है, तो यहाँ पे सबसे पहले खाली रहेगा, P पीछे वाले में चला जाएगा। जो पास में है उसकी आकृति पास में बनेगी, जो दूर है उसकी आकृति दूर बनेगी। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि सर ये जो क्वेश्चंस आप करा रहे हैं किस लेवल के हैं, किस किस एग्जाम को ओरिएंटल करेंगे, वो उनको थोड़ा सा डाउट में क्लियर कर देता हूँ। 1 डे एग्जाम को लेके फॉर कलेक्ट बाय CSET में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर से भी पूछे जाते हैं, दर्पण से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्या, SSC CGL, SSC CHSL, SSC MTS और SSC स्टेनोग्राफर। इन सब में जिस लेवल की रीजनिंग पूछी जाएगी उनके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बात करें रेलवे NTPC हो गया, रेलवे ALP टेक्नीशियन हो गया, रेलवे ग्रुप डी 2022 में होगा वो पेपर, 21 में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और देन आफ्टर दैट RPF हो गया, ALP टेक्नीशियन हो गया, NTPC CBT 2 हो गया। उन सारे एग्जाम को ये टारगेट करेगा। SSC GD हो गया, UP पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया। उन सारे एग्जाम में जो रीजनिंग पूछी जाती है उसी लेवल का रीजनिंग का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है चीजें। अब चलिए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ये एक दर्पण दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्या दिया हुआ है सर? दर्पण दिया हुआ है, ये नीचे वाला एक दर्पण है। तो पूछ रहा है इस आकृति का नीचे क्या बनेगा। सबसे पहले मैं दर्पण को अपनी लैंग्वेज में एक बड़ा दर्पण बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया बड़ा वाला दर्पण, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी अभी क्या, कि सर प्लस वाला प्लस में जो नज़दीक वाला है जो नज़दीक में आ जाएगा, और जो दूर वाला है दूर में चला जाएगा। सबसे पहले कौन सा फिगर बना हुआ है? ये वाला फिगर। तो ये इस दर्पण के सबसे पास है, हाँ जी बिल्कुल पास है। तो सबसे पहले इसके पास एक ऐसा ही बनाना है मुझे, ठीक है ना। ये मैंने बना दिया ऐसे करके, दर्पण में छवि उल्टी हो जाएगी इसकी, लेकिन रहेगा ये पास ही। यानी कि अगर दर्पण का कोई प्रतिबिंब, देखिए ये सिंगल अकेला इसके पास है, बाकी के जो दो हैं उनको भी बना लेते हैं। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है।
ये दो नीचे वाले आ जाएंगे, ठीक है ना। ये दो नीचे कैसे आ जाएंगे अब देखते हैं। ये दो नीचे इस प्रकार से आ जाएंगे, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, यानी कि जो अकेला ये पास है इसके अकेले ये पास हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द रॉन्ग, ऑप्शन बी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये एक सिंगल फिगर है, ये वाली ये जो पास में आएगी, बाकी जो डबल है एक और दो वो नीचे आएंगी, लेकिन इसने दो डबल जो है जो ऊपर दे दी, यहाँ पे भी दो डबल ऊपर दे दी, सी भी हमारा गलत हो जाएगा। और इसमें क्या किया इसने रोटेटिव मोड घुमा दिया, तो दर्पण में कभी इस तरह से आकृति गोल गोल नहीं घूमती, ऐसे करके यहाँ कोई आकृति हो ऐसे घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, वो दर्पण में कभी नहीं घूमेगी आकृति, सिर्फ आकृति को पलटा जाता है, ऐसे रखिए तो ऐसे करके पलट दो, अब दर्पण का मोड बन जाएगा वो, ठीक है ना। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो पास वाला है वो पास में दिख रहा है इसमें, ये रहा। फिर उसके बाद में जो दो दूर दूर है वो नीचे दूर दूर दिख रहे हैं। ए इज द फॉर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए आंसर इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिएगा मैंने क्या समझाया, यहाँ पे एक वी का चिन्ह बना हुआ है जो पास में है, ठीक है ना, इस दर्पण के। तो यही वाला अगर इसमें दर्पण में देखा जाएगा तो ये वाला पास में दिख जाएगा। ये सिर्फ इस आकृति में दिख रहा है, बाकी किसी आकृति में दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिएगा। हाउ मैनी ट्रायंगल इन देयर पिक्चर, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा गया रेलवे के में, ठीक है ना। चलिए काउंट करते हैं हम लोग कितने त्रिभुज होंगे। मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहे। चलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये छोटा सा मैंने एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है जी, यस सर आपने त्रिभुज ले लिया, और इसी में अब मैं क्या करता हूँ, एक मोडिफाई करता हूँ एक त्रिभुज को। देखिएगा कैसे, यहाँ से मैंने एक लाइन भी ड्रॉ कर दी जी सर, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं बना है, दूसरी तरीके से बनाया तो दूसरी तरीके से बना लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर दी, यस सर। अब उसके बाद में इसमें एक अंदर त्रिभुज बना दिया, यस सर। अब इसमें भी एक त्रिभुज बना दिया, यस सर। ये इसी का दूसरा रूप है, मैंने एक त्रिभुज में अंदर त्रिभुज बना दिया ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। मेरा मेन मोटिव होता है क्वेश्चन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कम हो जाए, लेकिन आपको जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ वो आप लोगों की समझ में अच्छे से आ जाए, ये मेरा मोटिव है, ठीक है ना। भले ही हम लोग एक क्लास में 5 क्वेश्चन ही डिस्कशन करें, लेकिन डिस्कशन ऐसे करें कि अगर आने वाले समय में आप लोगों को एग्जाम में वो क्वेश्चन दिखता है तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, तुरंत रिकॉल हो जाना चाहिए कि गोपाल सर ने इसके लिए ये ट्रिक बताई थी, ये कॉन्सेप्ट बताया था, इसे मैं हवा में चुटकियों में बना दूंगा। देखिएगा इसमें पूछा जाए अगर आपसे हाउ मेनी ट्रायंगल, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आप लोग आसानी से बता देंगे सर एक ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये अपने आप में है, चौथा ये अपने आप में। सर 4 त्रिभुज मुझे आसानी से इसमें शो हो रहे हैं, 4 त्रिभुज मुझे आसानी से दिख रहे हैं। अब सर 4 के बाद में अगर मैं बात करूं तो सर एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा, 4 के बाद में एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा, तो सर ये यहाँ तक मुझे 5 इसमें मिल गए। अब सर मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, क्या इसमें कोई मुझे और त्रिभुज देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो चीज़ थोड़ा सा मैं अच्छे से एक बार देख लूँगा, तो देन आफ्टर दैट मुझे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर में इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। एक बात बताइएगा, ये वाला बड़ा वाला आप काउंट कर चुके हैं, ठीक है ना, तीसरे नंबर पे था, और बड़ा वाला आप काउंट कर सके हैं, तो टोटल इस आकृति में आप लोगों के लिए 5 त्रिभुज होंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? 1 2 3 4 और ये वाला एक, ये वाला बड़ा वाला 5 त्रिभुज तक किसी भी स्टूडेंट को निकालने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं दोबारा से रिकॉल करूंगा, फिर समझ में नहीं आएगा फिर दोबारा से रिकॉल करूंगा, दोबारा से बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया, आई होप। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए, देन आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर हम इसको हटाना चाहें, ये गया, ये ऐसे कर गया, बस आप लोगों को चीज़ों को अच्छे से इजीली वे में समझना चाहिए, ठीक है ना। और कौन कौन लोग बाहर रह के तैयारी करते हैं थोड़ा सा मुझे वो भी बताइएगा। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो दिल्ली में रह के तैयारी करते हैं, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, जो दिल्ली में रह के तैयारी करते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं समझूँ, आप लोगों को समझाना चाहूँ, तो देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है सर, ये क्वेश्चन कह रहा है सर, क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा में बना देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएँ। ये मैंने इसका एक बड़ा प्रारूप ले लिया, ठीक है जी, जी ओके सर। अब उसके बाद में मैं इसका यहीं से एक और ट्रायंगल स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे करके इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, है कोई नहीं, थोड़ा सा देख लेंगे अभी कहाँ तक ये फिट बैठ सकता है, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ तक ले लिया। अब उसके बाद में मैंने इस पर
ऐसे करके। अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो भाई, उनको बुलाना। अरे यार हाँ, आप यहाँ पे जाके सेटअप हो जाइए, ये यहाँ पे आप हो गए सेट, ठीक है ना। ये वाला प्रारूप। अब इसमें एक और ट्रायंगल मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक और ट्रायंगल लिया और यहाँ से इसमें ऐसे करके बना दिया। क्या यही सेम फिगर है आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? क्या यही सेम फिगर है जिसमें क्वेश्चन में दिख रहा है? इसमें आप लोगों के लिए ऑप्शन दे रखे हैं 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा और 5 होगा। कितने ट्रायंगल हो सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं मैंने क्या बताया। अगर कोई ट्रायंगल में अंदर ट्रायंगल दे रखा है तो यहां तक कितने हो जाएंगे सर? यहां तक हो जाएंगे 5। यहां तक कितने हो जाएंगे सर? 5 हो जाएंगे। कैसे? 1 2 3 4 और उसके बाद में एक बड़ा वाला 5। 5 सर अभी आपने एग्जाम्पल के तौर पे हमें समझा दिया था, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें कितने ट्रायंगल होंगे वो सर आपको समझाना है, ठीक है ना। देखिए अब हम समझते हैं इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। इसमें ये वाली फिगर है जो एक्स्ट्रा बनी हुई है, ये वाली फिगर एक्स्ट्रा है। और ये अपने आप में कितने त्रिभुज हैं? ये अपने आप में एक तो ये हो गया छोटा वाला और एक ये हो गया सर बड़ा वाला, यानी कि 2 और एक्स्ट्रा मिल गए हमें। 5 हमारे पास पहले मिले हुए थे, 2 हमें एक्स्ट्रा मिल गए। टोटल हमारे पास में ट्रायंगल हो गए 7। टोटल हमारे पास में ट्रायंगल कितने हो गए? 7। कैसे? एक त्रिभुज में अगर अंदर कोई त्रिभुज हो उसमें आंख मीच के आप लोग 5 कर सकते हैं। ये गोपाल सर ने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है ना। आंख मीच के 5 रख देना। अगर ट्रायंगल के अंदर कोई ट्रायंगल हो तो आप आंख मीच के 5 रख देना, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 इसमें है, ये वाला जो फॉर्मेट है इसमें कितने हैं? 2 हैं। एक ये वाला और एक ये अपने आप में बड़ा वाला। 5 और 2 7 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए 7 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीएस का क्वेश्चन, सतलज रावी। अरे हाँ देखिएगा, एक आप लोगों को टॉपिक आपने देखा होगा एनालॉजी, ठीक है ना। उसमें डिपेंड नहीं करता कि रीजनिंग से क्वेश्चन है, आपकी नॉलेज चेक की जाती है उसमें, ठीक है ना। कि आपको बेसिक जीके की, सामान्य ज्ञान की कितनी नॉलेज है, उस चीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है ना। अब समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उसके विकल्पों का चयन करें दूसरे से भिन्न या बेमेल को। यानी कि 3 किसी प्रकार कनेक्टेड हैं और उसके बाद में चौथा भिन्न है। समझ पाए? जो भिन्न है उसको ज्ञात करना है। देखिए अब मैं एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को समझा देता हूं कि ये एक होता है कि मैंने यहाँ पे 4 चीजें लिखी, SSC CGL, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने लिखा SSC MTS, फिर उसके बाद में मैंने लिखा SSC CHSL, फिर उसके बाद में मैंने लिख दिया यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या? UPSC। इनमें से एक भिन्न है, उसको बताओ आप लोग। आप लोग कहेंगे सर एसएससी जिन एग्जाम को कनेक्ट कराती है उनमें से एक एसएससी सीजीएल है, एक एसएससी एमटीएस भी है, एक एसएससी सीएचएसएल भी है, लेकिन यूपीएससी एसएससी के अंडर में नहीं आता, वो अपने आप में एक आयोग है, ठीक है ना। तो उसी तरह से 3 किसी प्रकार संबंधित है, चौथा उनसे डिफरेंट है। इसी तरह में आपको बताना है, ठीक है ना। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ये रीजनिंग में पूछे जाते हैं कि अगर किसी कांच के गिलास को पारदर्शी लिखा जाता है तो लकड़ी को क्या लिखा जाएगा। प्रीवियस क्लास में आप लोगों को देखा होगा। अगर पिछली क्लास आपने देखी नहीं है तो ये पार्ट 2 है, पिछली क्लास आप जाके देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्या है सर। देखिएगा ये सतलज का ऑप्शन है, रावी का ऑप्शन है, चिनाब का ऑप्शन है और यमुना का ऑप्शन है। इनमें से एक डिफरेंट है, वो कौन सी है? सबसे पहले थोड़ा सा मैं मैप बनाने की ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा जैसा भी मेरे से बनता है वो मैं बनाने की थोड़ा सा कोशिश करता हूँ और उस मैप के माध्यम से अगर मैं आई थिंक रिकॉल कर पाऊँ या आप लोगों को समझा पाऊँ तो वो मेरा सौभाग्य होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर ऐसे करके देखा जाए, मैं इंडिया का हल्का फुल्का जैसा कि मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, इससे आप इंडिया ही समझो, ठीक है ना। जैसा भी है ऐसे इंडिया ही समझो। अब उसके बाद में मैं चर्चा करता हूँ कि सर मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखिएगा अभी फिलहाल में हमारी यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं, या तो देखिए नदियों से क्वेश्चन किस ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डिफरेंट पूछ रहा है। डिफरेंट हमें पता है कि अगर हम अपनी बात करें कौन सी नदी की, सिंधु की, ठीक है ना। सिंधु की अगर हम बात करें तो यहाँ से सबसे ऊपर होकर सिंधु निकल जाती है और पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है ना। ये हमारी होगी सिंधु नदी, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि सिंधु नदी का क्या रोल है, ठीक है ना। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, यहाँ से होकर हमारी नदी बहती है एक झेलम, ठीक है ना। ये सारी नदियाँ जितना हमारे वो वाटर सप्लाई करती हैं उतनी ही पाकिस्तान में जाके सप्लाई करती हैं। ये 6 नदियाँ हैं सिंधु को लगा के, 5 जिसे पंजाब 5 नदियों का शहर कहा जाता है, जिस तरह से बोला जाता है, उसी हिसाब से 3 नदियों का कंट्रोल हमारे हाथ में, 3 नदियों का कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में। यानी कि 3 नदियों का पूरा कंट्रोल, एक तरह से हम पानी सर्वाइव कर सकते हैं और 3 नदियों का हमें पाकिस्तान को देना होगा, ठीक है ना। जो कि
हमारे इंडिया से होके ही गुजरती हैं, जैसे आप पाक अधिरत कश्मीर भी कह सकते हैं, पीओके से भी, ठीक है ना। ये झेलम हो गई। उसके बाद में बात करें चिनाब, देन आफ्टर द चिनाब के बाद में अगर हम बात करें, झेलम के बाद में चिनाब, चिनाब के बाद में फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा रावी नदी के बारे में। रावी के बाद में फिर हमारी आ जाती है व्यास, और व्यास के बाद में सबसे लास्ट में हमारी आ जाती है सतलज। इनमें से 3 नीचे वाली नदियों का हमारा कंट्रोल है, 3 ऊपर वालियों पे पाकिस्तान का कंट्रोल है। आर यू गेट माई पॉइंट? आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद में थोड़ा सा बात करते हैं कि डिफरेंट नदी एक और ऑप्शन में आ गई है यहाँ पे यमुना। अगर यमुना की मैं बात करूँ तो यमुना नदी यहाँ से यमुनोत्री से निकलती है, और यहाँ से निकलती हुई गंगा में इलाहाबाद में जाके, गंगा में जाके मिक्स हो जाती है, यानी कि संगम में जाके इलाहाबाद में प्रवाहित हो जाती है। यमुना को गंगा की सहायक नदी भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में डिफरेंट कैसे होगी, देखिएगा ये नदी यहाँ से निकल रही है, झेलम, चनाब, रावी, सतलज सारी, और इधर साइड में यानी कि बह रही है, ठीक है ना। लेकिन यमुना एक ऐसी नदी है जो यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे जाके बह रही है, तो ये सबसे डिफरेंट डायरेक्शन हो गई। एक तरह से आप एक कारण ये बोल सकते हैं कि यमुना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यमुना इन सबसे अलग है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद में थोड़ा सा और डिटेल में जाए इस क्वेश्चन की में, तो मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा कि एक तरह से डायरेक्शन देखा जाए कि ये सारी नदियां यहाँ पे गिर रही हैं, लेकिन ये बेचारी यहीं पे इसमें गंगा में प्रवाहित हो जाती है। इसका डायरेक्शन अलग है, इनका डायरेक्शन अलग है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यमुना को अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये मेरी जो सीरीज है वो 30 वीडियोस तक जाएगी, 30 क्लासेज में इसमें कराऊंगा आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना। और इसके बाद में थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से आप लोगों को प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे आरपीएफ हो, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन हो, या फिर आइसोलेटेड रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ आइसोलेटेड कैटेगरी हो, ठीक है ना। उस हिसाब से थोड़ा सा उसको मैं जिस तरह से मैं रेलवे को कैलेंडर को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, उसी प्रकार से मैं एसएससी के कैलेंडर को भी काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। ये सीरीज आपकी एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीजीएल, उन सारे एग्जाम को आपको टारगेट करेगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।